अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। आज बहुत ही अहम समाअत हुई है फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस के हवाले से और चीफ जस्टिस खासे बरहम नज़र आए और इलेक्शन कमीशन बताए किसने कहा था कि नज़रसानी दायर करो। बहुत से सवालात उठाए चीफ जस्टिस साहब ने आज और नैब के भी कुछ केसेस हैं जो सामने आ रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे प्रोग्राम में। नवाज शरीफ ने वतन वापस आने का ऐलान कर दिया है जिस पर नैब ने 3 पुराने केसेस के साथ साथ इस्तकबाल की तैयारी शुरू कर दी है। और जाली अकाउंट्स तोशाखाना केस में आसिफ अली जरदारी साहब को भी एहतसाब अदालत ने तलब कर लिया है। एक सर्वे सामने आया है, उस पर भी बात होगी जिसके मुताबिक फौज की मकबूलियत 88%, सियासतदानों पर अवाम का एतमाद 39% नजर आ रहा है। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं और जावेद इकबाल साहब। गुफ्तगू का आगाज में नवीद साहब आपसे करती हूँ और इंतहाई अहम समाअत थी, क्या देख रहे हैं आप, क्या अहवाल रहा? सबसे ज़्यादा जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि तमाम दरख्वास्त गुजारों ने कमोबेश अपनी दरख्वास्तें वापस ले लीं, जिसमें जो मेन फरीक है वो वफाकी हुकूमत है, रियासत पाकिस्तान आप कह लें। उन्होंने भी कहा कि हम भी नज़रसानी की दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। इससे ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि इस फैसले को सब ने तस्लीम कर लिया। फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला एक लैंडमार्क डिसीजन था जिसमें ये तय कर दिया गया था कि एहतजाज करने वाले जो हैं वो किस हद तक जा सकते हैं। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एहतजाज की इजाज़त है, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन। और उसके बाद ये भी बता दिया गया कि जब सरकारी हुकाम खा वो किसी भी ओहदे पर फायज़ हों, आला से आला ओहदे पर भी फायज़ हों, तो उनके लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये भी वाज़ेह कर दिया गया। तो ये 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला किया था। जस्टिस काजी फायज़ ईसा उस बेंच के सरबराह थे। जस्टिस मशीर इमाम जो थे वो उसमें मशीर आलम वो उस बेंच के दूसरे जज थे जो रिटायर्ड हो चुके हैं अब मामला ये है कि इस फैसले पर अगर अमल दरामद हो जाता तो ये बात 100% वसूल से कही जा सकती है कि फिर 9 में ही ना होता, बल्कि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो अनफोल्ड हुई, जो हंगामा राई हुई, जो कत्ल गारत हुई, जिसके नतीजे में मुल्क का बेतहाशा नुकसान हुआ, मुल्क की सुबकी हुई, मुल्क तमाशा बना, वो कुछ भी ना होता। लेकिन इस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया और उल्टा जजमेंट सुनाने का जुर्म जो है वो बना दिया गया मोहतरम मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़, और उसी की बुनियाद पर एक रेफरेंस भी फिर आ गया जिसमें PTI की हुकूमत, आरफ अलवी, जनरल फैज़, जनरल बाजुआ इस्टेब्लिशमेंट हो सकती थी, ऑन बोर्ड थे, इनके ब्रदर जज बरदरान यूसुफ, उन्होंने भी पूरी कोशिश की कि इनको फिर गिराया जाए। तो एक बड़ा लंबा मामला हुआ। अब ये मामला था क्या? मामला ये था कि जब एक बिल था वो ख़त्म नूज़ के मुतल्लक, उसकी कोई लैंग्वेज या उसमें जो उसका मजमून था वो दुरुस्त किया जा रहा था, उस कमेटी में सारी पार्टी के अरकान शामिल थे। सही। कुछ में कुछ अल्फाज तब्दील किए गए, मैं नाम अब किसी का नहीं लूँगा, मजहबी मामला होता है, सेंसिटिव हो जाता है। उसमें PTI के लोगों ने भी राय दी, पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी राय दी, कुछ अल्फाज बदले गए। बाद में JUI ने कहा कि ये अल्फाज हम इस तरह से बदलेंगे तो इससे बिल पर फ़र्क पड़ेगा, उस ओथ पर, तो पुराना रहने दें। जब वो मामला सामने आया, उस पर बहस हुए बगैर ही हुकूमत ने कहा जी ओके, हम इसको चेंज कर लेते हैं। इसको इशू बना दिया गया क्योंकि उस वक्त मतलूब ये था कि प्रोजेक्ट इमरान खान को, प्रोजेक्ट PTI को हर सूरत लागू करने के लिए उस हुकूमत को डिसलॉज भी करना है, उस हुकूमत को गिराना भी है, उस हुकूमत को इखलाकी तौर पर बर्बाद करना है और इस हद तक पुरतशद्दुद बना देना है कि मज़हब की आड़ लेकर हमले कराए जाएँ। इसी वाक़े की आड़ लेकर ये धरना कराया गया। धरना अरेंज था, इस हद तक अरेंज था कि जिस मखसूस एरिया के अंदर ये धरना हुआ वहाँ जो CCTV कैमरे नस्ब थे, ज़ाहिर आपको पता है फैज़ाबाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है ना, वो कोई ऐसी जगह तो नहीं कि आपके जंगल में चले गए हैं, वहाँ कैमरे लगे हुए थे, वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी, वो सारी की सारी उनकी तारें निकाल दी गई, डिस्कनेक्ट कर दिए गए। उसके बाद तशद्दुद को हवा दी गई। चैनलों से कहा गया कि आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा उछालें। जिन चैनलों ने मॉडरेट रिपोर्टिंग करने की कोशिश की गई उनको बंद कराने की कोशिश की गई, और वहाँ चैनल मालकान के नाम भी शामिल हैं इस जजमेंट के अंदर, जिन्होंने वहाँ खुश्क मेवाजात भी बांटे, चीज़ें भी बांटी। एक मौके पर ज़ाहिर है इस्लामाबाद की पुलिस भी बड़ी ट्रेंड थी और भी फोर्स आई थी, वो इस हद तक अच्छी पोजीशन में आ गई इन फसादियों से निपटने के लिए। ये फसाद की सोची समझी साजिश थी कि वो उस कंटेनर तक पहुँच गई जहाँ इस धरने को या इस प्रोटेस्ट को लीड करने वाले मौलाना खादिम रिजवी मरहूम जो हैं वो मौजूद थे। वो उन पुलिस एहलकारों के बकौल उनमें से 1-2 को मैं मिला भी, अरेस्ट होने वाला मामला था बिल्कुल करीब।
अचानक 300-350 के करीब सफ़ेद पोश अफराद ने, जो अपने जुस्से से बड़े तनुमंद नज़र आते थे, ट्रेन नज़र आते थे, तरबियत याफ्ता थे, उन्होंने पुलिस पर हल्ला बोल दिया और पुलिस के जवानों के सर फाड़ दिए। एक की तो आंख भी ज़ाया हो गई थी। वो एमए पास लड़का था और केपीके से उसका ताल्लुक था। उसके बाद आपने देखा कि ये बहुत बड़ा फसाद इसके नतीजे में जो खड़ा हुआ, लोगों के घरों पर हमले शुरू हो गए, लोगों के डेरों पर हमले शुरू हो गए और इसको एक इशू बना दिया गया। एक बहुत बड़े अफसर ने, जो आज भी मौजूद है अपने उहदे पर, ऑन द स्क्रीन आकर कहा कि फ़ौज ख़त्म नबूवत पर तब कोई समझौता नहीं करेगी। पता उनको भी था कि ये मामला क्या है और इसको कैसे उछाला गया, लेकिन उन्होंने भी इसको मज़ीद हवा दी। तो जस्टिस काजी फायद ने कहा कि जी मैं तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहों को ये कहता हूँ कि आप इस वाक़े में मुलव्वस अफराद जो आपके इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उनको ट्रेस भी कर लिया गया। उन्होंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, अगर आप ये कह देते हैं कि इदारा अपने तौर पर एक्शन लेता है तो ले ले, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं, लेकिन ये रुकेगा। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान को फसादियों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए, रास्ते बंद कर दिए जाएँ, लोगों के घरों पर हमले हों और मीडिया चैनल जो हैं वो मुल्क में अफरा तफरी फैलाएँ और खून खराबे की तरगीब दें। मैं बात दोहरा रहा हूँ, इसी वाक्य पर अमल दरामद ना करने के नतीजे में फिर 9 मई हुआ। और 9 मई एक बड़ा छोटा वाक्य है, हम हमें बड़ा बना देते हैं। जिन लोगों ने ये कराया उन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया, पाकिस्तान की मशत तबाह की, उन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तबाह की, पाकिस्तान की सियासत तबाह की, पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम तबाह किया। पाकिस्तान को तो असल तो कचूमर तो वो निकाल के गए हैं। 9 मई तो सिर्फ ये हुआ कि आपने एक बहुत बड़े हाथी पे हाथ डाल लिया, उसके जवाब में हाथी ने पाँव रखा था, आप रूंधेगे। लेकिन पाकिस्तान और उसके अवाम का जो कचूमर है वो इसी तरह के लोगों ने निकाला जिन्होंने ये फैजाबाद का धरना कराया था। तो जस्टिस काजी फायद ने अब उनसे जवाब मांगा है। अब देखें ना, बात यह है कि केस इतना क्लियर है कि अब हर कोई ये कह रहा है दरखास्त वापस, दरखास्त वापस, दरखास्त वापस। सवाल तो ये भी उठाया गया ना कि आखिर इस फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं करवाया गया, आखिर वो कौन सी सोर्स थी जिसने इन सबको डरा कर रखा हुआ था, उसकी वजह क्या थी, क्यों अमल दरामद नहीं हुआ। और फिर ये कहा गया कि इस फैसले में इतनी ज़्यादा गलतियां हैं। जब गलतियों की निशानदही का कहा गया जावेद साहब, तो उस वक्त दरखास्तें वापस लेने के मामला सामने आ रहे हैं। देखो, आपने जो अभी क्वेश्चन किया ना, असल बुराई की जड़ आपके पहले क्वेश्चन में कि ये अब क्यों हुआ। जब ये फैसला आ गया था, चलो पीटीआई की हुकूमत तो इन्वॉल्व थी, फैसले से साबित हो गया, क्योंकि इमरान खान खुद गया था उस जलसे में, एजाजुल हक ने खुद ये बात कही, शेख रशीद उस धरने में गए और उन्होंने उसको सपोर्ट किया, जिसका चीफ जस्टिस ने भी बात की है। मेरा तो क्वेश्चन ये है कि जिस तरह इस फैसले ने पाकिस्तान के अदलिया के निज़ाम को, लॉयर्स कम्युनिटी को, पाकिस्तान के पॉलिटिकल फोर्सेस को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की मीडिया को और पाकिस्तान के हर उस शख्स को जो शऊर रखता है, सबको एक्सपोज कर दिया। फैसला जब हो गया तो आपने दरखास्तें दे दी, फिर उसके बाद किसी ने नहीं पूछा कि इन दरखास्तों का इस फैसले पे अमल दरामद। और 16 महीने शहबाज शरीफ की हुकूमत रही, किसी ने जिक्र तक नहीं किया इस फैसले का। बुनियादी बुराई की जड़ हर चीज की हमारे सियासतदान खुद हैं। हम खुद धरनों को सपोर्ट करते हैं। फैजाबाद धरने को अगर टीएलपी ने किया था, तो टीएलपी जिसने ये धरना दिया उसमें तो रिजवी साहब ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी रिव्यू की, नजरसानी की। दैट मीन्स उन्होंने तो वो फैसला मान लिया था, जिसका अब चीफ जस्टिस ने भी कहा कि उस शख्स साद रिजवी या उनके खादम रिजवी साहब ने तो इस फैसले को माना हुआ है। बाकी अब भागम भाग, कोई सज्जे जा रहा है, कोई खब्बे जा रहा है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि इस चीज़ ने एक बात साबित की कि पाकिस्तान की सियासत में धरनों का रोल है। पीटीआई की हुकूमत में भी आपको पता है 2 लॉन्ग मार्च हुए और इसी टीएलपी ने एक धरना दिया था, निकले थे ना, आपको पता है जेएनएम का पीसफुल, और उस पीसफुल में क्या दंगा फसाद हुआ आपको भी पता है, ठीक है। फिर जनरल बाजवा ने साद रिजवी के साथ किस तरह मामलात को तय किया, ये सबको पता है, ये ओपन सीक्रेट है। अब कहने की बात ये है, और उससे पहले आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान भी धरना लेकर निकले थे। सो सियासी तौर पे पाकिस्तान में यह धरना कल्चर ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम को भी तबाह किया, पाकिस्तान की मईशत को भी और पाकिस्तान की जमहूरियत को भी। और मज़े की बात और मज़ा का खेज बात यह है कि यह हमारी सियासी जमातें और सियासी लीडर ही कभी सपोर्ट करते हैं और कभी मुखालफत करते हैं। यह है डायलेमा।
और भाई अगर उस वक्त पीटीआई इस मामले को ना सपोर्ट करती, उस हुकूमत को ना डीरेल करने की कोशिश करती, तो हो सकता आने वाले वक्त में उनको फायदा होता। जब उनके खिलाफ भी साद रिजवी लेके निकले, उनके खिलाफ भी फजल रहमान निकले, तो ये धरनों की सियासत ने, चीफ जस्टिस ने बिल्कुल सही बात की कि अगर वक्त पे फैसला हो जाता, अमल दरामद हो जाता तो इस पे आज पाकिस्तान की टोटल पिक्चर डिफरेंट होती। लेकिन बदकिस्मती है, हमने अमल इसलिए नहीं करवाते कि हम खुद मुस्तफीद होना चाहते हैं। हम जमहूरियत को खुद कमजोर करते हैं। जिस जमहूरियत में अवाम की बात होती है, हम उसको माइनस करते हैं बुनियादी तौर पे। जब हम उसको माइनस करते हैं तो फिर हम किसी को प्लस करने के लिए वो जाहिर ताकतवर हल्के। यही डायलेमा है इसके सियासी निजाम का आपका। ये सिर्फ धरना तो एक शक्ल आपको नजर आई है ना। हम कंधों की सियासत से जब तक जान नहीं छुड़ाएंगे, एक दूसरे की टांगे नहीं खींचेंगे कंधों पे चढ़ने के लिए, उस वक्त तक आपके ये धरने भी होते रहेंगे, उस वक्त आपका सियासी निजाम भी तबाह होता रहेगा। ना इस मुल्क में आइन की पासदारी होगी, ना किसी कानून की पासदारी। आज तो चीफ जस्टिस किसी तरीके से इस पर अमल दरामद कराएंगे, लेकिन अगर अमल दरामद हो जाता उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, आने वाला वक्त वो साबित करेगा। क्यों कि उसमें जनरल फैज बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। जनरल फैज का नाम आएगा, इन्वेस्टिगेशन है। अगर केस को अगर इस तरह खत्म कर दिया गया तो फिर वक्त आने वाले वक्त में फिर किसी को भी नहीं, या तो इस केस को आप छेड़े ना, अगर आपने इस केस को छेड़ दिया है तो इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाना होगा। ऐसे प्रेसिडेंट सेट करने पड़ेंगे जिसकी तरफ जाकर आने वाले वक्त में पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, किसी भी हुकूमत को कोई डीरेल करने की या उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने की कोई सोचे भी ना। कहा तो ये भी जा रहा है कि किसके कहने पर इलेक्शन कमीशन ने ये उठाया, वो अपनी वजाहत दे और 27 अक्टूबर तक जवाबात जमा करवाने का कहा है, जबकि अदालत ने कहा है कि 7 अक्टूबर तक जो वकला अपने जवाबात जमा करवाना चाहते हैं वो करवा दें। और इसी के साथ समाअत मांगा है इलेक्शन कमीशन से, तो इसके साथ समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और नवाज शरीफ की वापसी पर नैब ने कौन कौन से केसेस खोलने उस पर बात करेंगे। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। नवाज शरीफ की वापसी करीब है और नैब ने 3 पुराने केसेस के साथ इस्तकबाल करने का फैसला कर लिया है और इसके साथ एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी साहब को भी तलब कर लिया है। वो कौन से केसेस हैं नवी चौधरी साहब जिनमें नैब नवाज शरीफ को एहतसाब के लिए तलब कर रही है? ये केस पहले भी इनके खिलाफ आए थे। एक 1998 का, एक 86 का और एक गालिबन रमज़ान शुगर मिल का कोई है जी। तो बात यह है कि ये सारे केसेस बनाए गए थे बहुत पहले और जनरल मुशर्रफ के दौर में अंदर जो 2 तो क्लियर आ गए ना, मुशर्रफ के दौर के अंदर भी चलते रहे, कुछ नहीं निकला इसमें से। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। बुनियादी बात यह है कि जब चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने जाते जाते तयशुदा मनसूबे के तहत ऐलान करके नैब तरामीम जो थी 10 में से 9 कालदम कर दी, तो उसका मकसद ये था कि जो पीटीआई के मुखालिफ सियासतदान समझे जाते हैं उनको किसी गिरदार में फंसाएं। तो ये ऐसा मामला नहीं होता नहीं है प्रैक्टिकली ना। हालात का एक धारा होता है, एक दौर होता है। उसके बाद ये ऐलान होना कि जी नैब केसेस खोल रही है, आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ खोल रही है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाम भी गालिबन है कि उनके खिलाफ भी खोल रही है, इस तरह के मामला। तो ये सिर्फ अब बातें होती हैं। नैब का जो वजूद है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल्ड गुफ्तगू हो चुकी है कि इसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और बाकी जब करप्शन के इदारे मौजूद हैं करप्शन पकड़ने के, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक पहलू है। अब मामला ये है कि चूँकि नवाज शरीफ साहब ने वापसी का ऐलान कर रखा है 21 अक्टूबर को, तो उससे बहुत ज़्यादा हीट मुल्क में महसूस की जा रही है। एक प्रोजेक्ट आपने चलाया, बनाया 2011 से, उसकी आपने आबियारी की, इदारों के अंदर बंदे दाखिल कर दिए, तो एक हीट है। मीडिया के अंदर भी वही लोग सारे बैठे हुए हैं, तो वो फिर कोशिश करते हैं कि ऐसी बात करें कि जिससे कोई बहुत बड़ा शायद तूफान आने वाला है। ऐसा नहीं होता। जब एक लीडर इस वक्त इतनी देर बाहर रहा, वो उसकी कमज़ोरी थी या हिकमत अमली थी, मैं उस बहस में नहीं जाऊँगा। अब वो वापस आ रहा है तो वो वापस भी आएगा, ये जो मुकदमात होंगे वो उनको फेस भी कर लेगा। और अब नैब का मुस्तकबिल भी हमें तय करना है कि आया एंटी करप्शन मौजूद है, आया बाकी इदारे मौजूद हैं करप्शन पकड़ने के। अच्छा, फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर करप्शन कोई जज करता है या जर्नल करता है तो उसका क्या हाल करेंगे हम?
हम तो ये कहते हैं कि भाई अगर तो वो इदारे के मफाद के ख़िलाफ़ कोई काम करता है तो उसमें आप इदारा जाती एक्शन ले सकते हैं। अगर वो करप्शन कर रहा है, ठीक है ना, तो करप्शन का केस तो फिर नैब के पास ही जाना चाहिए ना, वो कोई आसमान से उतरी मखलूक तो नहीं है। झगड़ा जो हम लोगों का है, जो हम पाकिस्तानी शहरी हैं टैक्स पेयर, हम कहते हैं कि अगर आप हमें सियासतदानों को या बाकी लोगों को इसमें ट्रायल करते हैं, अच्छा थोड़ा सा प्रेशर आया तो कारबेरे लोगों को बीच में से निकाल दिया आपने, अजीब तमाशा बनाया हुआ है कि सिर्फ सियासतदानों के लिए रह गया एहतसाब के लिए, बनाया तो इसी मकसद के लिए था। इसमें सियासतदानों की भी गलती हैं, लेकिन आप सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है, शाहिद खाकान अब्बासी बता चुके हैं कि इस बात पर कंसेंसस था कि नैब को कवानीन को चेंज किया जाए, रिपील किया जाए। कहते मैंने उस हवाले से मीटिंग बुलाई, प्राइम मिनिस्टर थे वो, तो मुझे साकिब निसार ने पैगाम दिया कि अगर तुमने ये तब्दीली की तो मैं अभी उड़ा दूंगा। तो ये इस तरह करके ये लोग यानी कि ब्लैकमेलिंग, तो जजों को पकड़े सबसे पहले। साकिब निसार का बेटा है, उसका स्टे में दिया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, आप अंदाजा करें। यानी कि ये जजों के आगे खड़े हुए हैं करप्शन बचाने के रोकने के लिए। वो एक का इतना बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया ट्रकों वाला, वो देखें लटकाते हुए कहाँ तक लेके आ गए हैं, खुद तो कोशिश की कि किसी से फारग हो जाए। अच्छा बंदियार उस पर सौदेबाजी कर रहा है, एक इंडिपेंडेंट जज को कह रहा है कि आपके खिलाफ ये रेफरेंस आ गया है, साकिब निसार के टाउड जज की बीवी का, वो कह रहा है आपके खिलाफ ये रेफरेंस आ गया, आप ये वाला फारग कर दें तो मैं आपका कर देता हूं, तो आप अंदाजा लगाएं ये कर क्या रहे हैं। विजय साहब, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने काजी फाइज ईसा के लिए सवालात छोड़े हैं। वो ये कहते हैं कि अगर वो कुछ कर सकते हैं तो फिर जो इससे पहले 4 चीफ जस्टिस रहे उनका एहतसाब करें। जी बिल्कुल, ये तो वाज़ेह बात है ना, उनकी माली करप्शन का कर लें। अगर इदारा जाती मामले पर आप कहते हैं कि आपने डिसिप्लिनरी एक्शन है मिसाल के तौर पर, वो इदारा कहता है जी हम खुद लेंगे। देखिए मैं इस बात का हामी हूँ, फौज का बहरहाल मोरल होता है, फोर्स कोई भी हो, फौज का पुलिस का भी, जो फोर्स होती है ना उसका एक मोरल होता है। उसको अगर मैं आईजी को बुला के या डीआईजी को बुला के उसकी सुक्की करूंगा ना, मेरे पास इख्तियार होगा, तो उससे पूरी की पूरी फोर्स डाउन होगी, 100% होगी। इस तरह आर्मी है, ज़ाहिर है वो हमारी सरहदों की भी मुहाफ़िज़ है, पाकिस्तान के अंदर मेन स्टेक होल्डर है। चीफ साहब आज भी लाहौर में आए हुए हैं और बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की हैं। ये जो मुआशी महाज पर जो गदर मचा हुआ है उसको भी उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना रोल प्ले करें, तो सपोर्ट है ना। अगर हम जर्नैलों को इस हवाले से डिसिप्लिनरी एक्शन में लाके अगर ट्रायल करेंगे तो वो डिमोरलाइज होंगे। लेकिन जहाँ करप्शन का मामला आ जाए, जहाँ पता लगे कि अरबों की करप्शन हुई है, खरबों की करप्शन हुई है या स्मगलिंग हो रही है, तो फिर आप उन्हें कहें कि भाई ये हमारा डिसिप्लिनरी एक्शन तो इदारे का हो गया, इसके बाद करप्शन का मामला जो है ये फिर आप नैब के अंदर ले जाए, उसमें फिर गिला नहीं रह जाएगा। उसमें आप नवाज शरीफ को ट्रायल करें, उसमें आप चेयरमैन पीटीआई को ट्रायल करें, उसमें आप आसिफ जरदारी साहब को ट्रायल करें, उसमें आप कहते हैं कि जी दीनी जमातों वाले लोग शामिल हैं इनको ट्रायल करें, उसमें आप कहते हैं जी बड़े बड़े पार्सल लोग जो हैं जमात इस्लामी के उनको ट्रायल कर लें। ठीक है, तो कोई सिस्टम तो एक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। जावेद साहब आप बताएं, एहतसाब बराए एहतसाब कब होगा? ये तो एहतसाब बराए इंतकाम हो रहा है। मेरा ख्याल है कि अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है एहतसाब बराए इंतकाम के, आपके अभी तो केसेस खुले हैं। बाकी इनका मंतकी इंजाम क्या होता है वो तो चौधरी साहब ने खुद बता दिया कि हालात का एक धारा होता है और दूसरा क्या होता है, दौर होता है। जी जी। तो मियां नवाज शरीफ जिस सियासतदान का नाम या जिस लीडर का नाम है, वो हमेशा हालात के धारे और दौर को देख के बात करते हैं और चलते हैं। उनकी वापसी से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, जो तैयारियां हो रही हैं उससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये केसेस मिसेस उनके लिए आगे कुछ भी नहीं आगे। और जिस तरह का पाकिस्तान में इन्वायरमेंट है और जिस तरह की एक परसेप्शन क्रिएट की जा रही है, उससे भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को का रस्ते को साफ किया जा रहा है। और बाकी रही बात अदारों की, नैब की, FIA, यार ये अदारे अब ख़त्म हो चुके हैं। अब इन अदारों का पाकिस्तान के निज़ाम में सिर्फ इतनी एग्जिस्टेंस रह गई है कि इनको फ़ोन करके बताया जाए कि फ़लाँ फ़लाँ को पकड़ लो और फ़लाँ फ़लाँ को छोड़ दो, एंड दैट्स इट। अदारे पाकिस्तान में ख़त्म हो गए, जिसकी तरफ आपके इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ने खुद कन्फेस किया कि पाकिस्तान में अगर कोई एक अदारा है तो वो फ़ौज है, बाकी अदारे ख़त्म हो गए। क्यों ख़त्म हुए? इसलिए कि अदारे अपने फैसले नहीं करते। अदारों के ऊपर जो लोग हैं वो ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, उनको मैनिपुलेट किया जाता है, उनको चलाया जाता है। जब तक अदारों को चलाया जाएगा छड़ी के साथ, उस वक्त आप यही सुनते रहेंगे कि आज केस बंद हो गए, आज खुल गए, आज बेल मिल गई, आज अंदर हो गए। ये ड्रामेबाजी ऐसे ही चलेगी। यही वजह है कि नैब को जिस कॉन्सेप्ट के तहत बनाया गया था
उसकी क्या रिकवरी हुई? स्वाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा इस अदारे ने क्या डिलीवर किया? कुछ भी नहीं। इनके अपने ये जो, मैं तो हैरान हूं इरफान सदीकी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, बादशाह सलामत, और ये जो दावे करते हैं एहतसाब होना चाहिए जनरल बाजवा का और जनरल फैज का और पिछले चारों चीफ जस्टिस साहबान का। मैं इन आकाओं से सवाल करता हूं, 16 महीने आपकी हुकूमत थी ना, उस 16 महीने की मुझे कारकर्दगी बताओ, कितनों का आपने एहतसाब किया? जिन 4 चीफ जस्टिस साहबान का नाम ले रहे हो, जिस जनरल बाजवा और फैज का मेरे कायदे मोहतरम बादशाह सलामत उधर बैठ के ऐलान कर रहे होते हैं, इतने ज्यादा इनकलाबी बन के, उस वक्त 16 महीने क्या किया? आपको अपना समधी भेजना तो याद आ गया, उसके हाथ ये भी पैगाम दे देते कि यार इन सारों का एहतसाब भी करना है। उस वक्त कुछ याद नहीं आता। यही तो बदकिस्मती है इस निजाम की, इस जमहूरियत की, जिसको हमने अपाहज कर दिया कि गरीब आदमी को माइनस कर दिया, आवाम को माइनस करके हम इस सिस्टम में सिर्फ अपने लिए देखते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ अदारों को इस्तेमाल करते। तहरीक इंसाफ के दौर में कौन सा एहतसाब हुआ? इदारों को इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। इंडिपेंडेंटली ख्वाहिश है हमारी, लेकिन करने के लिए जो अदारे के सरबराह बनते हैं, सबको नहीं पता कितने चक्कर लगा रहे होते हैं, किसके कहने पे क्या कर रहे होते हैं। अगर यार इसी तरह इस मुल्क ने चलना है, तो मैं कल भी यही बात कर रहा था, फिर कुछ और सोचें। इस तरीके से जब निज़ाम नहीं चलते, एक शख्स के कहने पर चलते हैं, तो फिर मुल्कों का यही हाल होता है। फिर अवाम माइनस होते हैं, और गुर्बत की जो हम आज डेफिनेशन बयान कर रहे हैं, तो देखो ना, फिर 11 करोड़ गुर्बत की लाइन से नीचे भी चले जाते हैं। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन हमें देखना यह है कि इदारे अपने काम दुरुस्त तरीके से तभी कर सकेंगे अगर वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी है एहतसाब के हवाले से, तो वो विदाउट एनी इन्फ्लुएंस होनी चाहिए, उसमें इंतकाम नहीं होना चाहिए। अभी चलते हैं ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और एक गैलप सर्वे की रिपोर्ट शाया हुई है, जुलाई में ये करवाया गया था, उसमें क्या क्या इंकशाफात हुए हैं, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जिस सर्वे की हम बात कर रहे हैं उसके मुताबिक फौज की मकबूलियत अवाम में 88% है, सियासतदानों पर अवाम का एतमाद 39% है, जबकि अवाम को मीडिया और अदालतों पर 56% यकीन है। रिपोर्ट और क्या क्या कह रही है नवीद साहब? रिपोर्ट कह रही है कि चचा गालिब याद आ गए हैं, बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई। वो गैलप का मामला बड़े मोहतरम और बड़े कॉम्पिटेंट पाकिस्तान के शख्सियत इजाज़ शफी गिलानी, उन्होंने यहाँ स्टार्ट किया और एक इसकी क्रेडिबिलिटी एक साख बनी। उसके बाद ये भी फिर उन्हीं हाथों में चलेगी जो इस्तेमाल करते हैं, और इनके बाद जो इनके साहबजादे थे, वो जो प्रोजेक्ट था नया पाकिस्तान का, उसका हिस्सा बन गए। फिर ये इस तरह के सर्वेज आने शुरू हो गए, बहुत सारे एक जमात के लिए करवाया गया था। 2018 के में भी इस तरह के सर्वेज इन्होंने करवाए, उससे पहले भी करवाया, फिर आरटीआई से उठाना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें की इन्होंने। तो अब ये जो सर्वे है, ये इसका सर पैर जो तिया पंचा है, उसमें आप देखें कि वो चले फौज की मकबूलियत तो हमने मान ली कि कहीं 91% है, कहीं 88% है जी। आगे आप देखें कि वो सर पैर क्या है, बलूचिस्तान में भी पीटीआई को सबसे आगे ले गया वो। और उसके बाद एक जगह पे कहता है कि अगर दोनों का कंपैरिजन कराया जाए, चेयरमैन पीटीआई का नवाज शरीफ का, तो 3% का सर फ़र्क होगा। 3% पाकिस्तानी जो है ना वो ज़्यादा आगे हैं, चेयरमैन पीटीआई को वोट देंगे, बाकी इधर वोट देंगे। अच्छा, जेयूआई की जिन अजला में मौजूदगी है वो सिरे से गायब कर दी, बलूचिस्तान में बाप पार्टी वगैरह वो गायब कर दी, एमकेएम को वहाँ से रिड्यूस करके वहाँ से नीचे लाहौर में जो है वो साद रजीव साहब, ठीक है कि एक दफ़ा उनकी पार्टी को वोट कुछ पड़ गए और मामला तो हुआ, ये मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो मकबूलियत वाला मामला तो नहीं है। स्ट्रीट पावर तो है उनकी, वहाँ उनको भी एक जगह 31% पे ले गए हैं। हमारी जो जमात इस्लामी है उसको भी खुशखबरियाँ सुना दी हैं। हालांकि जब छोटी सी जो पार्टी है ना, एक नई पार्टी बनी है, पहले उसका नाम मिली मुस्लिम लीग था, आजकल उसका नाम है वो जो खालिद नेक हमारे दोस्त हैं, और जो बनाई है उन्होंने मरकजी मुस्लिम लीग। तो मरकजी मुस्लिम लीग के वोट भी जमात इस्लामी से ज़्यादा थे। हालांकि अगर मेरे हल्के में जमात इस्लामी का उम्मीदवार खड़ा होगा, मैं खुद यहाँ आपके सामने बैठा हूँ,
तो मेरी प्रेफरेंस यही होगी, मैं तो उनको वोट दूंगा मेरी जितने परसेंट भी दें। ठीक है, लेकिन ये कह देना कि ये सर आपने अपना वोट जाहिर कर दिया। जी मेरा तो ज़ाहिर है, एक जो जिनको मैं जानता हूँ, जिन लोगों के कैरेक्टर पर मुझे पूरा एतमाद है, मैं तो उनको वोटर हूँ। लेकिन मैं क्या मकसद ये है कि मैं अब ये कहूँ कि जी वो 31% वोट ले जाएंगे, ये बात भी गलत है। तो ये सारा सर्वे इसी से आप अंदाज़ा लगा लें। वो कह रहे हैं कि एक जगह पर कि अवाम को मीडिया और अदालतों पर 56% तक भरोसा है। तो कल तो खैर छुट्टी है, सैटरडे को अगर टाइम निकाल लें, हम तीनों कहीं चले जाएं अदालत के बाहर, किसी भी अदालत के बाहर। लाहौर में 5 कचहरी हैं, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री भी है, हम वहाँ खड़े होते हैं। 1 घंटे में हम लोगों से पूछते हैं आपको कितना एतमाद है, रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो ये क्या चीज़ बनाई है, कैसे बनाई है? अच्छा जुलाई में बनाई है, 9 मई के बाद। जून का सर्वे है, जून का सर्वे है, 9 मई के बाद ही कह रहे हैं ना जी। 9 मई जून का सर्वे 9 जुलाई में जारी कर दिया उन्होंने। उसके बाद सूरत हाल क्या बनी, क्या नहीं बनी, और क्या क्या मामला होता रहा। फिर इसका ये मैं देखें, बात सीधी सी है। गैलप सर्वे ऑफ पाकिस्तान इज़ नाउ गप सर्वे ऑफ पाकिस्तान। वो एक मखसूस मकसद के लिए आके उन्होंने एक एंगल देना होता है। किसी एक जिनको नाराज़ नहीं कर सकते थे, उनको बहुत ज़्यादा खुश कर दिया है। जिसके लिए कराया था उसका वो खाना पूरी उन्होंने कर दिया। तो मैं तो इसको अहमियत देने को तैयार नहीं हूँ। इलेक्शन के डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, वोटर के डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। वो ये देखता है कि किसने आना है, किसने नहीं आना। मैंने आपको 2 मिसालें बार बार दी हैं। एक कराची के बलदियाती इलेक्शन, दूसरा KPK के अंदर जो बलदियाती इलेक्शन ज़िमनी हुए थे सही निश्चित तौर पर। वहाँ आपने देखा आज़ाद मिज़र जीत गए, यानी कि परेज खट्टा का ग्रुप। इधर आपने देखा कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में मुकाबला हुआ। तो इलेक्शन के जो रुझानात होते हैं, उसके बाद किसी लीडर का आ जाना, फिर वोटर का बाहर निकलना, फिर टर्न आउट का होना, फिर वो एक जो पार्टियाँ सियासत नहीं कर रही। मसलन मुझे ये बात कहने में कोई बिल्कुल हर्ज नहीं है। इस वक्त सबसे नकारा सियासत जो है ना, जो कर ही नहीं रही सियासत पार्टी बहुत अरसे से, वो नून लीग है। वो बहाना कुछ भी बनाए या मुखालफिन कहें जी वहाँ में निकल नहीं सकते, 65% पर इन्फ्लेशन पर तैयब अर्दोगान ने मैदान में निकल के इलेक्शन जीत लिया। पूरा दुनिया उनके खिलाफ थी, हालांकि अमेरिका उनके खिलाफ था। ये नून लीग तो मैदान छोड़ के ऐसे भागी हुई है कि उन्होंने कहा जी सारा कुछ बड़े करेंगे, बड़े घर वाले। उन्होंने मीडिया भी छोड़ दिया, बुकला विंग भी छोड़ दिया, लेबर विंग भी छोड़ दिया, वहाँ से भी राब्ता छोड़ दिया, बड़े घर वालों से तोकर लगाई हुई है। इसलिए मैंने कहा मेरा वोट जमात इस्लामी के लिए होगा। सही सर, मैं जावेद साहब आपकी राय लेना चाहती हूँ। आप इस सर्वे को कैसे देख रहे हैं कि ये तो हकाइक के मुनाफी है, या तो फिर सोर्सेज गलत थे, सैम्पल साइज गलत लिया गया, या सिर्फ एक मखसूस तबके को एक जगह बिठाकर उनसे डिटेल्स ले ली गई हैं और उसे शाया कर दिया। ये तो आप कह रही हैं ना, हकाइक के मुनाफी है, मखसूस तबके को, उसको फलां को। सर आप एक तज्जियाकार हैं, आप क्या कहते हैं? नहीं, ये तो आपकी राय हो सकती है। बुनियादी तौर पे कोई भी सर्वे होता है, उसके इंडिकेटर्स आपको ऑन ग्राउंड नजर आते हैं। सर उन्होंने सैंपल साइज डिक्लेयर नहीं किया, उन्होंने रीजन, हौसला तो करें। आप भी हौसले से सुनिए, उन्होंने रीजन भी डिक्लेयर नहीं किया। 100 बंदों को किया, कुछ तो सैंपल साइज है ना। 25 करोड़ अवाम के लिए आप 100 बंदे की राय का फैसला नहीं सुना सकते। करे 25 करोड़ अवाम का फैसला ही तो का मसला है, जिसको आप सुनना नहीं चाह रही। यही तो आपका मसला है। अगर इस अवाम की राय को आपको सुनने का और उसको हक देने का आपके अंदर इतनी हिम्मत होती तो आप 2 असेंबलियों के इलेक्शन करा देते। आप इस तरह इलेक्शन को डिले ना करवाती। ये चीज आपको नजर आ रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह आइन की आपने धज्जियां उड़ा रही हैं। जिस 25 करोड़ अवाम की बात कर रहे हैं, उसकी तो आपके सपोर्टर ने कहा कि उसकी तरफ वो रुजू ही नहीं करते, वो तो रुजू ही ताकतवर हलकों को करते हैं। ये मसला, असल मसला तो आपने सुना ही नहीं मेरा। मसला आपका तो मसला है कि आप समझती हैं ये फेक है। ये कोई फेक शेक नहीं है। अच्छा। ये एक्चुअल में है, ये हकीकत के करीब है। अगर ये हकीकत के करीब ना होता, एक सेकंड ना, हौसला करें। आप अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से पूछें, उनकी एक मीटिंग हुई थी एक बहुत बड़े सीनियर ऑफिसर के साथ। उस मीटिंग में उनको कहा गया था कि आज तक जितने सर्वे करवाए जा रहे हैं उसमें आपके पल्ले टका टोकरी नहीं है। उस वक्त PTI चेयरमैन अरेस्ट नहीं हुए थे, तो आप इनको अरेस्ट करें। तो इन्होंने बड़े भीगी बिल का, नहीं जी नहीं, हम नहीं करेंगे, हम सिस्टम आपका जो दिल करता करें। बुनियादी तौर पर फिर उनको बताया कि आप कहीं और जाके फिर जाएंगे। हकीकत है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर इसमें कोई शक होता तो आप दोनों असेंबलियों के इलेक्शन से ना भागते। अगर आपको शक होता तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ECC में जाके इलेक्शन को फर्दर डिले ना करते। अगर आपको कोई शक होता तो मियां नवाज शरीफ डील का इंतजार करने की बजाय अवाम का इंतजार करते, अवाम की तरफ रुजू करते। अगर अवाम की तरफ भागे आप अब आ रहे हैं तो आप भी आप डील करके ही आ रहे हैं।
अवाम का सोच कर नहीं आ रहा है। अगर आपको इस सर्वे को इतना ही गलत था तो आपको एक लीडर को बंद करके उसकी सियासी जमात के तमाम लीडरों को अरेस्ट करके आज करक के जलसे में क्या हुआ, एक सेकंड आप बताएं ना, करक के जलसे में क्या हुआ? आपने एक पॉलिटिकल रैली पे फायरिंग की है। आप मुझे एक बात का जवाब देंगे? वो सूबाई हुकूमत मुझे बताएं ना, आप कह रही हैं ये सर्वे, आज की बात करो, आज करक के जलसे में क्या हुआ? ये अवामी सबूत है कि अवाम की जब आप आवाज नहीं मानेंगे, ये छोटे सर्वों को सिर्फ सोच लेंगे ये गलत है, तो फिर आप जमहूरियत की भी नफी करेंगे, अवाम की भी नफी करेंगे, अवाम से मफरूरी इख्तियार करेंगे। और वो आपको नजर आ रहा है पिछले 1.5 साल की आपकी तर्ज हुकूमत ने और जिस तरह आपने आइन का खिलवाड़ किया। आप मुझे ये बताएंगे सर्वे की क्रेडिबिलिटी किस तरह से पता चलती है? आप बता दें कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं हो, क्या नहीं है? मैं ये कह रही हूँ कि 25 करोड़ अवाम के लिए 100 भाई जिसने सर्वे किया, ये आपको पता है गिलानी साहब कौन है? हाँ जी, ये मियां नवाज शरीफ के ही थे बुनियादी तौर पर, जिसकी तरफ चौधरी साहब ने कहा कि बाद में ट्विस्ट करके तो बाद में एस्टेब्लिशमेंट की तरफ गए चौधरी साहब, पहले किधर से आए थे? इनको लेकर कौन आया था? उन्होंने इधर भेजा था। मैं कह रहा हूं सर्वे आपके मुताबिक 500 लोगों का जितना है उसको तो मान ले आप 25 करोड़ का सर्वे आज तक कभी करवाया किसी ने? ठीक है जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और नवीद चौधरी साहब, बात यह है कि इन सर्वे से जो हकायक है वो सामने नहीं आ रहे, इसमें काफी मुतजाद चीजें देखने में आ रही है। फैसला अगर होगा तो वो अवाम से होगा, अवाम के वोट से होगा जब इंतखाबात होंगे। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपसे इजाजत, अल्लाह ने के बाद।